हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी हिस्ट्री की बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो सेकंड पार्ट है आप बुक का वो स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 5 से। आपके चैप्टर का नाम है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप नाम से समझ पा रहे हो, इसके नाम का ही मतलब है कि हम लोग किसी ट्रेवलर क्या पॉइंट ऑफ व्यू से जानने वाले हैं कि हम इंडिया के बारे में आपका पूरा हिस्ट्री। तो इसमें आप इंडिया के बारे में जानोगे बट ट्रेवलर्स के थ्रू, मतलब कौन कौन ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने क्या क्या कहा था उसके बारे में, इंडिया के बारे में। ठीक है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। ओके, तो इस चैप्टर में मेनली हमें 3 ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ना है। एक अल बिरूनी है, दूसरे इब्न बतूता है और तीसरे हैं फ्रेंकोइस बर्नियर। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग एक एक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एल बिरूनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट जो हैं वो हैं एल बिरूनी, और ये नाम आपको याद हो जाने चाहिए बिकॉज एक तो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, दूसरा बहुत इजी है और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो एल बिरूनी कौन थे मैं ये बताती हूँ। ये पहली बात इंडिया के नहीं थे इसलिए इनको ट्रैवलर कहा गया है। तो एल बिरूनी जो थे ये 1973 में इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में, जो आज के समय में उज्बेकिस्तान है, और उसको इनके समय में ख्वारिज्म कहा जाता था। ख्वारिज्म ये जगह का नाम है। ठीक है, ये इसलिए ये जगह ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एल बिरूनी के टाइम पे। इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था लर्निंग और एजुकेशन का। मतलब यहाँ पर लोगों को अलग अलग चीजें सिखाई जाती थी। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब स्कॉलर लोग रहते थे, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते थे जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट था। तो ये इम्पोर्टेंट सेंटर था। ठीक है, सेंटर ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। जैसे अगर आज के समय में कहें तो आज के समय में भी कुछ कुछ जगह जो है वो सेंटर है लर्निंग का। फॉर एग्जांपल कोटा, जहाँ पे नीट और जेई की कोचिंग दी जाती है काफी ज्यादा, तो एक सेंटर बन चुका है आज के समय में। वैसे ही उज्बेकिस्तान जो है वो एक समय पे सेंटर था लर्निंग का। अब ये जो एल बिरूनी थे इनको ना बहुत ही ज्यादा महारत प्राप्त थी। महारत मतलब इनको बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है, काफी सारी लैंग्वेजेस इन्होंने पढ़ी थी, मतलब ज्ञानी थे बहुत सारी लैंग्वेजेस के। कौन कौन सी? पहले तो साइरैक, सीरिया में बोली जाती है ये लैंग्वेज। अरेबिक, इससे तो आप सब वाकिफ हो, आधी हिस्ट्री हमारी अरेबिक के बारे में पढ़ती निकल गई। सेकंड है पर्शियन, फिर आती है हिब्रू, एंड ये संस्कृत भी जानते थे। संस्कृत ये पहले नहीं जानते थे, बाद में इन्होंने जानी। जब ये इंडिया में आए थे तब इन्होंने संस्कृत जानी। बिकॉज आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे संस्कृत जो थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी। अगर आप किसी पंडित से बात करना चाहते हो या किसी विद्वान से बात करना चाहते हो तो उस समय पे कम्युनिकेट करने के लिए उनसे संस्कृत एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती थी। अब ये जब इंडिया के थे ही नहीं तो ये इंडिया आए क्यों? इनका क्या काम था भाई इंडिया में? तो ये खुद अपनी मर्जी से नहीं आए थे, इनको लाया गया था। जब सुल्तान महमूद ने इन्वेड किया था, मतलब हमला किया था ख्वारिज्म पे, तो उन्होंने वहां से बहुत सारे विद्वानों को, स्कॉलर्स को, पोएट्स को यहाँ पे लेके आए थे अपनी कैपिटल में, गजनी में, अपनी कैपिटल में वो लेके आए थे और यहाँ पे उनको रखा। और उनमें से बेचारे एक ये भी थे, एल बिरूनी भी थे, जिनको जबरदस्ती लाया गया था महमूद द्वारा। सुल्तान महमूद, ये नाम याद कर लेना। सुल्तान महमूद जो थे उन्होंने इन्वेड किया था। इन्वेड का मतलब होता है हमला किया था। कहाँ पे? ख्वारिज्म पे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर वगैरह को उठा लिया था, किडनैप कर लिया था। took several scholars, poets to his capital, गजनी। ओके, तो शुरुआत में जब ये आए थे ना एल बिरूनी, जाहिर सी बात है जब आप शुरुआत में कहीं जाते हो तो वो जगह आपकी नहीं होती, आपको पसंद नहीं आती। बट जैसे जैसे आप रहने लग जाते हो आप उस जगह में ढल जाते हो। सेम चीज एल बिरूनी के साथ हुआ। उनको शुरुआत में पसंद नहीं आई थी जगह, बट बाद में उनको ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने मरते दम तक
यहीं पे रहे, मतलब वो 70 की एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो वो 70 तक मतलब यहीं पे रहे, उनकी डेथ भी इंडिया में ही हुई थी, उनको इतना पसंद आया था इंडिया। ही लाइक्ड द सिटी एंड स्पेंट हिज लाइफ देयर टिल 70, मतलब 70 की एज तक इनको ये काफी ज्यादा पसंद आया था। तो इन्होंने किया क्या भाई, 70 की एज तक इन्होंने इंडिया में अपना समय कहाँ बिताया? तो इन्होंने, ये एक स्कॉलर थे, एक इंटेलिजेंट पर्सन थे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी स्कॉलर को ऐसी जगह पे लेके जा रहे हो जो रिच ऑफ कल्चर है, लैंग्वेजेस है, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजों के बारे में आप जान सकते हो, तो वो बंदा तो आराम से अपनी जिंदगी बिता ही देगा ना। तो जो ये एल बिरूनी थे, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्राह्मणों के साथ, पंडितों के साथ, और ये रिलीजियस चीजों और फिलोसफिकल टेक्स्ट जो थे इनको पढ़ने में, समझने में अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने बिता दी। क्योंकि आपने अभी तक थर्ड और फोर्थ चैप्टर में देखा है कि जो इंडिया था उसका अगर आप रिलीजियस हिस्ट्री देखो या कल्चरल हिस्ट्री देखो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। ठीक है, तो वही इंटरेस्ट इनको भी आया था और इन्होंने वो सारी चीजें समझने में, पढ़ने में अपना पूरा लाइफ बिता दिया। Spent years in the company of Brahman priest, जो ब्राह्मण पंडित होते हैं ना, उनकी साथ इन्होंने अपना सारा समय बिताया, अपनी सारी लाइफ मतलब उन्हीं के साथ बिताई उन्होंने। क्या सीखने में? रिलीजियस, धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ने में, फिलोसफिकल, उनकी जो वो फिलोसफी देते थे किसी चीज के बारे में, वो सारी चीजें समझने में इन्होंने अपना टाइम बिता दिया। ठीक है, तो वो घूमे कहाँ कहाँ इंडिया में? तो वो इंडिया में घूमे थे पंजाब और नॉर्थ इंडिया, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया घूमा था। ही ट्रेवल्ड पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब आ जाते हैं, अब इंडिया में ये आए तो ये तो इनका था इंट्रोडक्शन, कहाँ से आए, कहाँ रहे, क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब था इनका इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं कि ये जब इतने समय के लिए इंडिया में रहे तो जाहिर सी बात है इंडिया को इन्होंने कुछ तो दिया होगा। तो इन्होंने दी है इंडिया को अपनी एक बहुत फेमस किताब जिसका नाम है द किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, ये इनकी किताब का नाम है। ठीक है, बुक written by एल बिरूनी। कई बार ना बोर्ड में पूछा गया है कि किताबुल हिंद जो थी वो स्पेशल क्यों थी, उसमें क्या लिखा गया था, किस तरीके से लिखा गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने दिमाग के ढक्कन खोल के सुनना। ओके, तो किताबुल हिंद के बारे में सबसे पहले आ जाते हैं कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई है अरेबिक में। ठीक है, रिटन इन अरेबिक, और लिखी किसने? एल बिरूनी ने। कई बार ये मैच द फॉलोइंग भी आता है कि एल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी है, इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी है। ठीक है, तो ये अरेबिक में लिखी गई है। ये एक बहुत सिंपल है बट बहुत मोटी किताब है, मतलब इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी है इसमें। सिंपल बट वॉल्यूमिनस बुक। ठीक है, सिंपल बट मोटी है, काफी ज्यादा हैवी है, मतलब काफी सारी चीजें उन्होंने इसमें इंक्लूड करी है। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करा है, किस किस सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने लिखा है? इन्होंने रिलीजन के बारे में लिखा है, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है रिलीजन का। अभी की बात नहीं हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है रिलीजन का, फिलोसफी का। आपने 11th क्लास में बुद्धिज्म की और जैनिज्म की फिलोसफीज के बारे में सुना है, पढ़ा है। फेस्टिवल्स, इंडिया इज अ स्टेट ऑफ फेस्टिवल्स, यहाँ पे कितने सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कितने सारे त्योहार मनाए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी, ये तो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी भी मुझे लगता है बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा अपने एस्ट्रोनॉमी पे, हाथ दिखाने जाते होंगे, बाबा जी बता दो मेरे हाथ में क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, वेट्स एंड मेजर्स, काफी सारी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है। इंक्लूड सब्जेक्ट्स सच एज religion and philosophy, festivals
एस्ट्रोनॉमी, वेट्स एंड मेजर्स। ओके, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने लिखा है। इनकी किताब की ना एक खासियत थी कि ये अपनी किताब का जो भी चैप्टर होता था उसको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे और बाद में खुद ही उसका आंसर देते थे, बट एक सांस्कृतिक ट्रेडिशन से। ठीक है, मतलब हमारी जो इंडियन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के आधार पर उसका जवाब देते थे। और एक और चीज करते थे कि वो इसको कंपेयर करते थे दूसरे देशों के साथ, कंपैरिजन भी ये करते थे। ठीक है, beginning with क्वेश्चन। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको समझ में आए, आपको वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। और सेकंड थिंग कि रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। आप कोई चिट्ठी तो हो नहीं रोबोट की, एक बार देख लिया तो कभी भूलोगे नहीं। इंसान हो, इंसान भूल जाता है। ठीक है, तो रिवीजन कर लिया करो। सांस्कृतिक ट्रेडिशन एंड comparison with other culture। ठीक है, अब ये तो हो गया उनकी किताब के बारे में। ठीक है, कि उन्होंने ये चीजें करी थी। अब आ जाते हैं, एल बिरूनी इंडिया के नहीं थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई होंगी इंडिया में। तो एल बिरूनी ने 3 बैरियर्स बताए, क्योंकि एल बिरूनी जो थे वो इंडिया के बारे में जानना चाहते थे, इंडिया के बारे में पढ़ना चाहते थे, बट स्टिल उनके रास्ते में काफी सारा प्रॉब्लम्स आई थी। बैरियर्स फॉर एल बिरूनी, बैरियर्स होते हैं मतलब क्या क्या दुविधाएं, क्या क्या परेशानियां आई थी उनके रास्ते में। तो उन्होंने 3 परेशानियों के बारे में कहा है। फर्स्ट है लैंग्वेज। जब वो पहली बार इंडिया आए थे ना, तो लैंग्वेज अलग थी। संस्कृत तो चलो छोड़ दो, संस्कृत इन्होंने बाद में सीखी। अगर आपको याद हो तो जो कॉमन पर्सन थे, जो आम आदमी थे, वो संस्कृत का यूज नहीं करते थे, वो पाली और प्राकृत का यूज करते थे। तो इनको वो नहीं आती थी, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। ठीक है, दूसरा चीज, इनको अगर पंडितों से कम्युनिकेट करना होता था तो उसके लिए इनको संस्कृत सीखना पड़ता, और इन्होंने सीखी बाद में संस्कृत, क्योंकि इनको जरूरत थी उन टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या बैरियर था? रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। मतलब दूसरी प्रॉब्लम इनको ये दिखी कि उस समय में इंडिया के जो लोग थे वो बाहरी लोगों के लिए इतने ज्यादा वेलकमिंग नहीं थे, मतलब वो इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे बाहर के लोगों को, उनके अपने रिलीजियस बिलीफ्स के वजह से, अपने धार्मिक जो भी उनकी अवधारणाएं थी उनकी वजह से। ठीक है, सेल्फ, थर्ड बैरियर है सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट insularity of the local population। थर्ड प्रॉब्लम उनको ये देखने को मिली कि ये जो लोकल लोग थे ना, वो इनको मतलब इतना ज्यादा अपने साथ घुलने मिलने नहीं दे रहे थे। ठीक है, उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एल बिरूनी को लोकल लोग जो थे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये, और जब तक हम लोग किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको वो जगह कभी भी अपनी नहीं लग सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इनके साथ हो रही थी। अब एल बिरूनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है, वो है कास्ट सिस्टम। जब वो इंडिया आए तो उनको देखने को मिला कि इंडिया में काफी ज्यादा कास्ट सिस्टम है। आपने पढ़ा है 3rd चैप्टर में कि वर्ण जाति वगैरह काफी ज्यादा चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो एल बिरूनी ने भी वो चीजें देखी और उसके बारे में अपने थॉट्स लिखे। आपको क्या लगता है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडिया में है या इंडिया में था? कमेंट में बताना। ठीक है, आपके थॉट्स क्या है इसमें? तो एल बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं? तो एल बिरूनी ने बताया है कि जो कास्ट सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया में नहीं था बल्कि और जगहों पर भी था। फॉर एग्जाम्पल पर्शिया जो है वहां पर भी था, उनको उन्होंने उससे कंपेयर किया है, करा है। ठीक है, कंपेयर्ड
जैसे इंडिया में वर्ण था ना, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, फिर शूद्र, वैसे ही उनमें भी बांटा गया था। कंपेयर्ड कास्ट सिस्टम विद एंशियंट पर्शिया, 4 कैटेगरीज, उनमें भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। ओके, वर रिकॉग्नाइज्ड दोज ऑफ, और वो कैटेगरीज क्या क्या हैं देखिए। फर्स्ट कैटेगरी है नाइट्स एंड प्रिंस मॉन्क्स, ठीक है, जो नाइट्स होते थे और जो प्रिंस होते थे। फिर कौन आता है, फिर आते हैं प्रीस्ट एंड लॉयर्स, प्रीस्ट एंड लॉयर्स। फिर आते हैं फिजिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स, और लास्ट में आते हैं हमारे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। तो इस तरीके से इनको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। मतलब हमें पर्शिया जो था उसको, उसका भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। एल बिरूनी जो थे ना, वो इसको मतलब पसंद नहीं करते थे, उनके अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए था। इन्होंने ये पॉल्यूशन बताया, जैसे पॉल्यूशन सोसाइटी को खराब कर देता है ना, वैसे इन्होंने कहा कि जो ये कास्ट सिस्टम है ये भी सोसाइटी के लिए एक तरह का पॉल्यूशन है, ये सोसाइटी को खराब कर देगा। एल बिरूनी disappointed, sorry, disapproved the notion of pollution। पॉल्यूशन यहाँ पे कास्ट सिस्टम के लिए दिया गया है। उनके अकॉर्डिंग ये जो कास्ट सिस्टम था ये बेस्ड था संस्कृत टेक्स्ट पे। अब जाहिर सी बात है, सही बात तो है, आपने भी पढ़ा है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो वर्ण सिस्टम है, ये हमारे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। ओके, his description of caste system was based on Sanskrit text। ओके, तो ऐसी जर्नी थी एल बिरूनी की इंडिया में। उन्होंने ये चीजें देखी, ये उन्होंने बताया, एंड आई होप आपको समझ में आया और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया प्लीज बताना, ठीक है, मेरी मेहनत है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।